Okay, ji. Up now we are going to cover some recent approaches towards the leadership, which is about the transactional, transformational, and charismatic leadership. और जिस तरह के आपने देखा कि सम व्यूज ऑफ द लीडरशिप, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आप लीडरशिप्स को जो है, लीडर को आप चाहे वो नेगेटिव लीडर, नेगेटिव करेक्टरिस्टिक रखने वाले लीडर थे या पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक करने वाले लीडर थे, लेकिन कुछ अप्रोचेज ऐसी हैं जो कि ये बताती हैं कि उनके अंदर वो लीडर्स के करेक्टरिस्टिक जो थे वो मौजूद थे। जिस तरह हिटलर की एग्जांपल है, और बहुत सारे और भी वायलेंट और ब्रूटल लीडर गुजरे हैं, जो कि फिर भी लीडर्स डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला हैं या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, या फिर और भी लीडर्स हैं जो कि यहाँ गुजरे हैं। और कुछ लीडर जो हैं वो करिज्मेटिक लीडर कंसिडर किए जाते हैं एज अदर टाइप्स ऑफ द लीडर सच एज ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। और आपने इन टर्म्स के हवाले से आपने सुना भी होगा कि वर्ड करिज्मेटिक का भी सुना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का भी सुना होगा, ट्रांजैक्शन का भी सुना होगा। ये वर्ड जो कैरिज्मा है, इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वर्ड कैरिज्मा? जी, एनीवन वुड एबिलिटी, लाइक? कॉन्फिडेंस। जी, कैरिज्मा ऑफ अ पर्सन, जैसा आपको कोई अगर कोई एक्टर हॉलीवुड का, या फिर आपको या मूवी स्टार को बड़ा पसंद हो, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस बड़ी पसंद हो, आपको बड़ा अट्रैक्ट करता हो, तो ये जो उसकी अट्रैक्शन है, ये इसको हम कहते हैं कैरिज्मा ऑफ ए पर्सन। कई लोग होते हैं जिनका कैरिज्मा इतना स्ट्रांग होता है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बात को सुनना पसंद करते हैं, उनके पास बैठना पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। ये उनका एक पर्सनल कैरिज्मा होता है, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके हवाले से हमने देखा है कुछ लीडर जो हैं वो, उनका जो है पर्सनल कैरिज्मा जो होता है बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। और करिज्मेटिक लीडरशिप इज अ लीडरशिप, और दैट मैं करिज्मेटिक लीडरशिप, ओके, charismatic leadership is a leadership that emphasize the articulation of a vision and mission that promise a better life, कि आने वाली जिंदगी जो होगी वो बेहतर होगी। विजन उनका होता है, मिशन होता है। अब जिस तरह मार्टिन लूथर का था, हैव अ ड्रीम वाली बात, जो उन्होंने बात की थी, कि जिसमें एक उसका ड्रीम था कि ब्लैक एंड वाइट लोग जो हैं एक जगह के ऊपर, एक टेबल के ऊपर बैठकर इक्वालिटी के साथ खाना भी खाएंगे, आपस में बातचीत भी करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था होमलैंड फॉर मुस्लिम, जहाँ मुसलमान और बाकी लोग मुजाहिद अपने मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये मुख्तलिफ विजन होते हैं जो कि इंस्पायर करते हैं उनके फॉलोअर को। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनके विजन के नतीजे के अंदर एक कल्ट डेवलप हो जाता है, और कैरिज्मा ऑफ द पर्सन जो है वो उसके नतीजे के अंदर एक कल्ट डेवलपमेंट हो जाती है, और एक ग्रुप डेवलप हो जाता है जो कि अपने लीडर के बारे में कोई बात सुनना पसंद नहीं करते, और उसके खिलाफ कोई बात नहीं करते, और खिलाफ बात सुनना पसंद भी नहीं करते, बल्कि इस मामले में कभी कभार वॉयलेंट भी हो जाते हैं। हमने इस तरह की भी मिसालें देखी हैं। तो ये एक करिज्मेटिक लीडरशिप के हवाले से बात है। और जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, वो बेसिकली ज़्यादा कंसर्न है स्ट्रक्चर के ऊपर, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के ऊपर, टास्क ओरिएंटेड थीम्स के हवाले से। और अगर आप देखें ना, एक वर्ड है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि क्या लेन देन हो रहा है, क्या गिव एंड टेक हो रही है, क्या ट्रांजैक्शन हो रही है लीडर और ग्रुप मेंबर्स में और टीम मेंबर्स के दौरान। तो ट्रांजैक्शन लीडर जो है वो उसके हवाले से भी डिटेल करती है। इसको मैं अभी और भी डिटेल में आपको दोनों कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन भी करता हूँ। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, और जिस तरह के वर्ड आपको बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसका मतलब ये है कि दैट बेसिकली फोकसेस ऑन द कंसिडरेशन एंड कंसर्न फॉर पीपल एंड सिमिलर रिजल्ट रिलेशनशिप ओरिएंटेड थीम्स। और एक लीडर जो होता है उसके पास एक हायर पर्पस होता है, और वो उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटीज होती हैं, इसके नतीजे के अंदर वो लीडर्स को ट्रांसफॉर्म करता है। आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं इन वर्ड्स को, जिस तरह करिज्मेटिक का वर्ड से आप करिज्मेटिक लीडरशिप को डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से आप ट्रांजैक्शन लीडरशिप को डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को डिफाइन कर सकते हैं। अब करिज्मेटिक लीडर्स को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। और करिज्मेटिक लीडर्स की एग्जांपल जो है, एक ऐसे पर्सन जो है, जैसे मैंने आपको मार्टिन लूथर की एग्जांपल दी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एग्जांपल दी, और भी कई लीडर जो हैं, पॉलिटिकल लीडर हमारी हिस्ट्री में देखा जाए कुछ लोगों को करिज्मेटिक लगते हैं। हमारी प्रेजेंट लीडरशिप में से भी लोगों को करिज्मेटिक लीडर महसूस हो सकते हैं कि उनके पास एक विजन फॉर चेंज है। हाउएवर
charismatic leader have a motivating effect upon people and are able to create grand vision about an idealized future. एक आइडियलाइज फ्यूचर के हवाले से वो एक विजन क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, और वो ये चीज उनको लोगों को मोटिवेट करता है, वो विजन जो है। और लेकिन कभी कभार उनके अंदर जो करिज्मेटिक पीपल के हवाले से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दे कैन ऑल्सो बी वॉलेटाइल एंड इनकंसिस्टेंट एंड कैन बी ब्लाइंडेड बाय देयर ओन विजन, और अपने विजन के हवाले से वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं। अच्छा, जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है वो एजेंट ऑफ चेंज होते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो होते हैं वो बड़े आइडियल हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लाने के हवाले से। उनके अंदर भी ये एक सलाहियत होती है विजन को क्रिएट करने के हवाले से, लेकिन वो परसिस्टेंट रहते हैं उस चेंज को भी लाने के हवाले से। तो इस हवाले से ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप लीडर जो होते हैं करिज्मेटिक लीडर से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की जो वीकनेस है कि ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में हमेशा ही तब्दीलियां नहीं हो रही होती और चेंजेस हमेशा नहीं होती, बल्कि चेंज होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के अंदर एक कंसिस्टेंसी की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन लीडर आपको हर वक्त जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर आपको हर वक्त चाहिए हो जो कि उस तरह की तब्दीली जो है वो लेकर आ रहे हों। तो इसलिए ट्रांजैक्शन लीडर जो होंगे उस केस के अंदर ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएंगे उस होमोस्टैटिक स्टेट के अंदर जहां आपको ऑर्गेनाइजेशन को एक कंसिस्टेंसी के साथ चलाना पड़ता है, और व्हेन यू वांट थिंग्स टू रन स्मूथली। और तो ये कुछ बातें ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के हवाले से, और ट्रांजैक्शन लीडरशिप के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन लीडरशिप लीडर्स डू क्रिटिकल मैनेजमेंट फंक्शन सच एज द रोल क्लैरिफिकेशन एंड टास्क रिक्वायरमेंट एंड एलोकेट एंड प्रोवाइड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो काम करने के नतीजे में आप उसकी ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसके नतीजे में क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्या पनिशमेंट है, ये ट्रांजैक्शन लीडर जो होते हैं इसकी बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और ये किस्म के आप समझ लें मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रांजैक्शन लीडर होते हैं, क्योंकि इनका फोकस होता है ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है। एंड दे अडहेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, वैल्यूज एंड विजन एंड आर स्ट्रॉन्ग ऑन प्लानिंग, बजटिंग एंड मीटिंग स्केड्यूल्स। तो जो कि मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, प्लानिंग के, बजटिंग के, स्केड्यूलिंग के, पॉलिसी डेवलपमेंट के, ये उस हवाले से दे अडहेयर टू दोज डेवलप पॉलिसीज एंड विजन और वैल्यूज जो हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन करने के हवाले से जो है वो काफी कंसिस्टेंट होते हैं। दे आर लेस पीपल फोकस्ड एंड मोर टास्क ओरिएंटेड। ज्यादा टास्क ओरिएंटेशन के ऊपर, जॉब डन के ऊपर बात हो जाती है। और इसका फिर आप लिंक देख सकते हैं ट्रांजैक्शन लीडरशिप का बिहेवियरियल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के हवाले से, जहां हमने टास्क ओरिएंटेशन की बात की थी। एक कुछ लीडर का ज्यादा कंसर्न इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के हवाले से होता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर टास्क के हवाले से होता है। तो ट्रांजैक्शन लीडर जो होते हैं उनका वो ये बिहेवियर जो है वो ज्यादा जो होगा वो टास्क ओरिएंटेड होगा। Okay, the charismatic leaders have a motivating effect upon people and are able to create grand vision about an idealized future. They are able to unify people toward that vision and to foster that condition of high trust. एक ग्रुप और एक कल्ट डेवलप हो जाता है, लीडर के ऊपर हाई ट्रस्ट हो जाता है कि लीडर जो है वो इस विजन को अचीव कर लेगा, और लोग जो होते हैं उसके साथ इमोशनल भी अटैच हो जाते हैं और उसकी बात से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। कई स्पिरिचुअल लीडर गुजरे हैं जिनके हवाले से आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके के साथ इन्फ्लुएंस किया और लोगों को, और लोग किस तरीके के साथ उनके विजन के साथ इमोशनली अटैच हो गए और उस इमोशनल अटैचमेंट के नतीजे में वो उसके लिए काम करते रहे। एंड दे आर अनलाइकली टू फॉलो थ्रू एंड कैन एग्जिबिट कल्ट लाइक बिहेवियर। लेकिन करिज्मेटिक लीडर्स का ये बात होती है कि वो फॉलो थ्रू नहीं कर पाते उस विजन के बाद, उस विजन को रियलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते जितना की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो एक कल्ट और एक किस्म का ग्रुप डेवलप हो जाता है जो कि उन आइडियोलॉजीज के साथ तो अपने आप को इंगेज करता है, लेकिन वो एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लेकर नहीं आ पाते। The transformation leaders inspire change and innovation, and they deal mainly with the abstract and intangible concepts like vision and change. और तो उस हवाले से ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के हवाले से जैसे मैंने आपसे बात की कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है वो उसके अंदर वो लोग जो हैं वो चेंज को लेकर भी आते हैं, चेंज को विजन भी लेकर आते हैं और चेंज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने सबॉर्डिनेट की वैल्यूज को टुवर्ड द हायर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंसान अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज जो कि ट्रांजैक्शन लीडर के हवाले से होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं वैल्यूज ऑफ ए हायर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक आइडियल की तरफ वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इस हवाले से
उस चेंज को जो है लेकर आते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली। और ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि वो अपने सबॉर्डिनेट भी इस प्रोसेस के अंदर जो होते हैं और लीडर्स भी जो है इस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन स्टेटस टू दी अनदर स्टेटस। हमने देखा गया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरी हैं। बड़ी बड़ी मशहूर कंपनियां आप देख सकते हैं, जिस तरह एप्पल कंपनी आपके सामने है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपके सामने, जिस तरह डेल कंपनी आपके सामने है। ये सारी कंपनी जो है मुख्तलिफ एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरी हैं, जिसके नतीजे में वो इस लेवल तक यहाँ पहुंची है। इसी तरह आप ये टेस्ला की कंपनी देख सकते हैं, किस तरीके के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुई इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, और लीडर ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया उनकी कंपनी को हवाले से, और कई नेशंस ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो है मुख्तलिफ जगहों के अंदर चेंज लाने के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा अहम रहते हैं। ओके जी, अभी तक हम बात कर रहे थे इस हवाले से। अच्छा, इसके हवाले से ये बात भी होती है कि फुल रेंज लीडरशिप के हवाले से पहले मैं आपसे ये बात करूं कि लीडरशिप मुख्तलिफ बुक्स के अंदर लीडरशिप और फॉलोअरशिप को एक डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट किया गया है। लीडर इज अ पर्सन who provide direction and inspiration toward goal, whereas the follower is a person who does not ask why but only how. A leader says something whereas the follower does that which is said. और लेकिन ये इस तरह का जो कंसेप्शन है जो कि लीडरशिप और मैनेजमेंट की किताबों के अंदर लीडर और सबॉर्डिनेट का प्रेजेंट किया जाता है या फॉलोअर का प्रेजेंट किया जाता है, ये कुछ चीज़ें जो इनहेरेंट हैं उनके रिलेशनशिप में, जिसमें कॉपरेशन है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के हवाले से बातें, उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता। और इट इज़ बहुत सारी एक्सप्लेनेशन नहीं की जाती। गुड फॉलोअर बिकम्स अ गुड लीडर एंड वेदर देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोअर एंड अ लीडर। मसलन एक आप ये देखें, अगर एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो एक कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और तो क्या वो वहाँ के किसी मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सबॉर्डिनेट होगा? बिकॉज जस्ट आप एक, अगर आपके पास आप हॉस्पिटल के ओनर हैं, तो क्या आप हार्ट के सर्जन को जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकेंगे? जबकि वो अपना काम बेहतर तरीके से जानता है, तो उसके हवाले से एक कॉपरेशन, एक फैसिलिटेशन का जिक्र भी किया जाता है। इसी तरह आप आर्मी के हवाले से देखें, आर्मी के अंदर गुड फॉलोअरशिप जो है वो बड़ी कंसिडर की जाती है, कि ओबे करना अपने रूल्स को और अपने रैंक्स के हवाले से, और उसी की बेस पे इंसान जो है वो कभी कभार उन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन और ओबेइंग के केस में उसकी प्रमोशन भी होती है। और कभी कभार एक स्किलफुल लीडर जो है, अगर कोई एक सबॉर्डिनेट ने बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया है, तो उस आइडिया को फॉलो किया जाता है। और कुछ जगह केस के अंदर किसी सुपीरियर, किसी आपके पीयर ने या फिर आपके सबॉर्डिनेट ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, तो उस सोल्यूशन को फॉलो किया जाता है। तो बहरहाल इस हवाले से फॉलोअरशिप और लीडरशिप के अंदर एक ओवरलैपिंग फेज मौजूद है। तो इसके लिए मैं इसकी क्लैरिटी की कि वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी बुक्स के अंदर शायद इस तरह यूज़ किया जाता है, ये रोल्स जो हैं वो बहुत ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि इन रोल्स के अंदर भी ओवरलैप मौजूद है। बहरहाल जो कि हमारे यहाँ लीडर बनने का एक जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर यही होता है कि आप एक अप्रेंटिसशिप करते हैं, आप सीखते हैं, और बहुत सारी फील्ड के अंदर आप यू आर रिक्वायर्ड टू डू अप्रेंटिसशिप अंडर द मास्टर। सो तो अच्छा लीडर बनने के लिए किसी की बात को सुनना पड़ता है, किसी की बात को ओबे करना पड़ता है, तभी एक अच्छा लीडर भी जो होता है वो डेवलप होता है। सो ये कुछ बातें मैंने आपसे बात की ही, और ट्रांजैक्शन लीडरशिप के हवाले से भी मैंने आपसे बात कर ली। अब हम कुछ बात करते हैं सर जी सर एक क्वेश्चन है। जी बताइए सर जब तुर्की में मार्शल लॉ लगा था तो अवाम बाहर निकली थी, वो तैयब उर्दुगान के लिए बाहर निकली थी ना, तो सर मतलब इमोशनल थी उसको लेके, सर वो कौन सी थी लीडरशिप, प्रिस्मेटिक थी या ट्रांसफॉर्मेशनल थी? देखिए सर आपने एक क्योंकि वो अपने जी वीएन को लेके आगे भी चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं क्रिस्मेटिक में वो नहीं होता, मतलब वीएन को लेके आगे नहीं चल सकता, इतना नहीं सही है, होता। सही, अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए मेरा मकसद ये नहीं था कि नहीं लेकर चल सकता, लेकिन मेरा मकसद ये था कि कभी कभार जिस तरीके की तब्दीली के लिए ज़रूरत होती है, उस तब्दीली के लिए जो कमिटमेंट और परसिस्टेंट की ज़रूरत होती है, उनके लिए उनको मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, करिस्मेटिक लीडर्स को। आपने जो मिसाल दी वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल से टर्की गुजरी है, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात भी थे इस हवाले से। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इस
इवेंट को नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इस हवाले से आपको एक जनरल राय तो दे सकता हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उनकी जो कि इमोशनल अपील मौजूद थी, तो आप ये बात सही कह रहे हैं कि इस केस में हम कह सकते हैं जो लोग बाहर निकले हैं, उनका उस विज़न के साथ जो कि उनके उस वक़्त के प्रेज़िडेंट का था, उस विज़न के साथ उनकी एसोसिएशन होना, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल रखना और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंटिन्यू करना, उन वैल्यूज़ को एडहेयर करने के नतीजे में लोगों ने ये कमिटमेंट शो की इस हवाले से, जिसकी वजह से वो एक रेजिस्टेंस जो है वो आई। तो आप इस हवाले से कह सकते हैं कि वो सिर्फ़ हम ये देखेंगे कैरिस्मेटिक लीडर के अलावा देखें कैरिज़मा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का भी एक कंपोनेंट है। अभी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के हवाले से बताऊँगा तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के जो 4 आईज़ हैं, इसको आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उस हवाले से भी उन 4 आईज़ के अंदर पहला जो कंपोनेंट है वो कैरिज़मा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो होते हैं वो कैरिस्मेटिक हो भी सकते हैं, नहीं भी होते, लेकिन उनका एक विज़न जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों का। तो इस केस में जो आपने एग्ज़ाम्पल दी है, तो वो ऐसा महसूस होता है कि उनका वो जो कि विज़न था कि डेमोक्रेसी का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे, ये विज़न की तरफ लोगों की एडहेरेंस थी, जिसके नतीजे के अंदर ये बात हुई। लेकिन बहरहाल ये कि इसको पॉलिटिकल एंगल से और पावर के एंगल से भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए अभी इस क्लास टाइमिंग में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम हमें ज़रूरत होगी, जिसके अंदर हम इस इवेंट के मुख्तलिफ एंगल से इसको एनालिसिस करें। तो बहरहाल लीडर के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो थी वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी उन्होंने की इस मामले में, जिससे लोग कमिटेड रहे इस हवाले से। तो आप सिर्फ करिस्मेटिक उनको लीडर नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की भी कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। जी सर। ओके जी। अच्छा, कुछ इसके बाद जब इन ये सारी डिबेट्स हुई ट्रांजैक्शन लीडरशिप के हवाले से, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स के हवाले से, तो बैस एंड एवेलियो ने हैव डेवलप्ड द आइडिया दैट द लीडर्स कैन बोथ बी ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, और व्हाट दे रेफर्ड एज अ फुल रेंज लीडरशिप मॉडल, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल कंपोनेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा पैसिव अवॉइडेंट लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं नॉन लीडरशिप। ये भी एक उन्होंने एक मॉडल ओवरऑल डेवलप किया कि द लीडर विल बी हाई ऑन बोथ ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल कंपोनेंट। एक ज़्यादा इफेक्टिव लीडर वो होगा जो ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप दोनों के ऊपर उसकी जो कंपोनेंट्स होंगे दोनों हाई होंगे। और उसके बाद जो कि ये तो बेस्ट लीडर की बात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सेकंड नंबर पे होगा वो हाई ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप होगा। उसके बाद जो लेवल आएगा वो, यानी उससे जो नीचे लेवल होगा वो हाई ट्रांजैक्शन लीडर का मॉडल होगा, और जो सबसे लीस्ट अट्रैक्टिव मॉडल होगा वो होगा पैसिव अवॉइडेंट मॉडल। और मसलन अगर हम इसको देखें इस मॉडल के हवाले से, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अगर आप अपनी बुक में देखें, मेरे पास अगर यहाँ फिगर है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिगर नहीं है। फिगर 5.3 के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के हवाले से एक्सप्लेनेशन की गई है। बैस ने जो एक्सप्लेनेशन की है उसके हवाले से 4 आईज हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के हवाले से। पहला आई है जिसको हम कहते हैं आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के अंदर इसका एक कंपोनेंट है जिसको आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस कहा जाता है, और आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस से मुराद है कि परसीव्ड बाय अदर एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल, ऑप्टिमिस्टिक, ओपन एंड एनर्जेटिक। लोग आपको जो हैं वो एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर उस लीडर को परसीव भी करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक परसीव करते हैं, एनर्जेटिक परसीव करते हैं। एक आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस जिसको आप कैरिज्मा भी कह सकते हैं। फिर है एक आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, एक तो एट्रीब्यूट है, एक आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस का कंपोनेंट जो है वो बिहेवियर का है। that person is risk taking, leading from the front, leading by example with purpose, integrity and consistent with values। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो भी इस तरह का, जब मुश्किल का वक्त आता है वो सबके सामने आता है। मतलब मुख्तलिफ क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, क्रिकेट की टीम्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो कई क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं वो जब मुश्किल वक्त होता है तो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करके खुद सामने आ जाते हैं। अगर बॉलिंग के अंदर मुश्किल हो रही है, किसी ज़्यादा जो है वो स्कोर हो रहे हैं, तो खुद आ जाते हैं ताकि वो खुद से इसको डील करें। अभी उनकी कॉम्पिटेंसी की बेस पे है कि वो किस तरह डील करते हैं उस मामलात को। तो ये आइडियलाइज इन्फ्लुएंस हो जाता है उनके बिहेवियर का कि दैट पर्सन इज रिस्क टेकिंग, दैट पर्सन इज एबल टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये आइडियलाइज इन्फ्लुएंस फर्स्ट आई है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के हवाले से। सेकंड आई है जिसको हम कहते हैं इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, एंड दैट इन्विजन्स चेंज, highly symbolic, clear strategic vision and mission, articulation and symbolism, and articulation of vision, hopes and desire, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन उसके विजन से लोग इंस्पायर हो जाते हैं, उसके जो कि
जो स्ट्रैटेजीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उससे इंस्पायर हो जाते हैं। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहले एग्जांपल दी, नेल्सन मंडेला की लोगों ने एग्जांपल दी कि उसका एक विजन था कि साउथ अफ्रीका जो है वो फ्रीडम हो वहाँ लोगों के हवाले से, जो कि बाकी लोग हैं उनके हवाले से भी फ्रीडम हो। जिस तरह कायद-ए-आज़म का एक विजन था मुसलमानों के हवाले से। इस तरह और भी आप तारीख के अंदर देखते हैं मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इंस्पायर करते हैं, उनकी मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन जो है वो इंस्पिरेशन बन जाती है। अगर आप पीछे जाएंगे तो जो लीडरशिप का स्टाइल है वो वैल्यू बेस्ड लीडरशिप स्टाइल है, इससे लिंक कर जाता है कि लोगों के बिहेवियर को इससे जो है वो इंस्पिरेशन मिलती है। फिर है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये थर्ड आई है, और थर्ड आई से मुराद है कि इनकरेजेस पीपल टू हैव अ आउटसाइड ऑफ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो रूटीन के अंदर काम हो रहे हैं हट कर बात करें। देखिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तब्दीली आती है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो होमोस्टैटस होता है, होमोस्टैटस से मुराद है कि जो कि उसका करंट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स है वो तब्दील हो जाता है। जब वो तब्दीली आएगी उस तब्दीली के अंदर आप एक नया सोच की तरफ आएंगे, नए न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स की तरफ आएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स है उनसे बाहर निकल के नए रास्ते तलाश करने पड़ते हैं। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन से मुराद ये है कि इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करें ताकि लोग जो है वो नए रास्ते तलाश करें, नई मंजिलें अपनी बनाएं और ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरें। उसके बाद चौथा है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन दैट सपोर्ट एंड सेंसिटिव टू मेंबर्स कंसर्न एंड हाई इमोशनल क्वोशंट मेंटोर्स एंड डेवलप अदर इवन टू द डिटरमिनेंट ऑफ सेल्फ। यानी मुराद ये कि दूसरों को डेवलप किया जाए, इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, कोई इंडिविजुअल की नीड्स क्या हैं डेवलपमेंट के हवाले से, उस चेंज के प्रोसेस से निकलने के हवाले से, किस तरह के वो इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है, किस तरह के वो टेक्निकल सपोर्ट उसको चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट से ज़्यादा इमोशंस के हवाले से, ज़्यादा उसके साइकोलॉजिकल नीड्स के हवाले से लीडर किस तरह की सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन इस हवाले से है। आपने कंसिडरेशन का वर्ड बिहेवियरल थ्योरी के अंदर भी हमने पढ़ा, वो कंसिडरेशन एक जनरल अप्रोच थी, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल जो कि टीम मेंबर्स हैं लीडर के में और जो इंडिविजुअल फॉलोअर हैं उनकी नीड्स के हवाले से ये बात की गई है। तो ये 4 आईज हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के, इसको हम कहते हैं आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन। अच्छा, ये जो है इसको जो बास और उन्होंने एवेल्यू ने कहा कि ये हाई फॉर्म है, एक कॉम्बिनेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन लीडर के हवाले से बात की गई। ट्रांजैक्शन लीडर के अंदर 2 हैं। एक उन्होंने कहा कॉन्टिजेंट रिवॉर्ड, recognize the contribution of the other, is able to reward and motivate by linking into especially intrinsic but also extrinsic motivation, and that clarifies the expected outcome and what will be delivered and how performance will be evaluated. Intrinsic motivation से मुराद ये है कि वो मोटिवेशन जो कि आपको इंटरनली इसका रिसोर्स हो आपका। मसलन आपको काम करके खुशी महसूस होती है, आप काम करके आप उस लर्निंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं, एंजॉयमेंट, जॉय, ये सारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। फिर एक्सट्रिंसिक के अंदर रिवॉर्ड्स हैं, प्रमोशन हैं, पेज हैं, बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें एक्सट्रिंसिक के अंदर आती हैं। तो जो ट्रांजैक्शन लीडर होंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं वो कॉन्टिजेंट रिवॉर्ड यानी रिवॉर्ड, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स को हाईलाइट करते हैं, जिसमें लोग जो है उनके साथ काम करना जो है वो पसंद करते हैं। देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये भी ट्रांजैक्शन लीडर की एक फॉर्म है। एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्टिव से मुराद ये कि मॉनिटर परफॉर्मेंस, सॉल्व प्रॉब्लम एज दे अराइज टू मेंटेन परफॉर्मेंस। मसलन ये ऐसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, एक्टिव से मुराद ये है कि आप एक्टिवली उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखते हैं, उनको फीडबैक देते हैं। इससे पहले कि वो गलती करें उससे पहले आप देख लेते हैं कि कहाँ गुंजाइश है, इसके नतीजे में आप उनको एक हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जी सर जी कुछ ये आप क्या कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं ट्रांजैक्शन की? जी ट्रांजैक्शन लीडरशिप की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ये जो फुल रेंज लीडर मॉडल है ना ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का, ये मैं मॉडल आपको सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको आप सीढ़ी की तरह समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर बिल्कुल टॉप के ऊपर है, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जिसमें दोनों में इफेक्टिव हो। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं, मुख्तलिफ आईज जो उसके मुख्तलिफ डायमेंशन है। फिर ट्रांजैक्शनल लीडर की जो होती है मुख्तलिफ जो है लेवल्स हैं, जो सबसे उसका हाईएस्ट लेवल है वो कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड का है। इससे उससे जो नीचे लेवल आता है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्टिव। इससे मुराद ये कि अगर कोई इंसान को गलती करने से पहले ही आपकी उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर नजर है, आप उसको फीडबैक देते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लें।
फिर ये जो वर्ड पैसिव अवॉइडेंट का यूज किया गया है, जिसके अंदर लीडर जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल जो है वो लीडर इतनी इफेक्टिव नहीं है, लीडर जो है वो लीडर का जो रोल है वो लेस एक्टिव है अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल। उसके अंदर जो दो टाइप्स आती हैं लीडरशिप के हवाले से, जो स्टाइल आते हैं, इसमें है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसको हम कहते हैं पैसिव। पैसिव से मुराद है अगर कोई गलती करता है तो फिर लीडर जो है वो एक्शन लेता है, यानी अगर गलती करने से पहले परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म उस तरह का नहीं है कि उसको गलती करने से पहले फीडबैक दिया जाए, लेकिन इज टेंड टू अवॉइड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं हो रही, बल्कि इट्स अ काइंड ऑफ ए रिएक्टिव अप्रोच, कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है तभी रिएक्ट किया जाता है। और लास्ट जो है वो लेस इज फेयर स्टाइल है, टेंड्स टू लेट थिंग्स पैन आउट एंड सॉर्ट देमसेल्फ out. It really refers to non-leadership and the avoidance of the responsibility and avoid decision and defer judgment to others or to later time in expectation that the problem will go away. यानी ये जो laissez faire स्टाइल है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के, कोई लीडर एक्शन नहीं करता, बल्कि वो सोचता है खुद ब खुद ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लोग खुद ब खुद ही सॉल्व कर लेंगे और मेरी इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम हो। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये एक इतना इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल नहीं है, लेकिन बहरहाल हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जहां लीडर का जो रोल है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, लीडर का रोल जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है, लीडर के रोल की जरूरत नहीं रहती, उस केस के अंदर क्या होता है, वो इस मॉडल के अंदर कमी है इस हवाले से कि उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस नहीं किया हुआ। और तो बहरहाल इस हवाले से ये कुछ बातें की गई हैं, और इसके अंदर एक सपोर्ट है कि लीडरशिप का जो स्टाइल का मॉडल है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, जिसके अंदर इनफेक्टिव मॉडल्स भी हैं, इनकी इफेक्टिवनेस कम है, जैसे पैसिव अवॉइडेंट मॉडल है, और फिर ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल जो है वो उसके अंदर ट्रांजैक्शनल और फिर ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स के जो मॉडल है वो ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल है। ओके जी, इसके हवाले से कोई सवाल हो आपका? जब भी मैंने आपसे ये फुल रेंज लीडर मॉडल काफ़ी डिस्कस किया है, टेबल 5.3 है, पेज अगर आप देखेंगे आपकी बुक में पेज नंबर ये 132, 133, 134 के ऊपर सारी डिस्कशन की गई है। ओके जी, तो लेट्स मूव ऑन, हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा न्यू पर्सपेक्टिव ऑन लीडरशिप के हवाले से कुछ है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये अगर आप देखना चाहें, ये मॉडल आपको पेज नंबर 134 से मिलना शुरू हो जाएंगे, और ये हमारे पेज की डिस्कशन जो है 135 पे शुरू हो रही है। दैट इज अबाउट द न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द लीडरशिप, and that's a critical question and the challenge for the leadership theory and research is whether leadership is merely a term or that's something that actually exists, और क्या लीडर जो है सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं इफ नॉट मेड ऑब्सोलीट इन ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ कॉन्टिजेंसी थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि टाइम इज हेयर, और कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट तो बहरहाल ये पेंट करते हैं कि लीडर जो हैं वो एज अ सर्वेंट्स हैं। तो लेट अस लुक एट द बोथ दिस पर्सपेक्टिव और कॉन्टिजेंसी व्यूज ऑफ लीडरशिप सब्स्टिट्यूट्स एंड न्यूट्रलाइजर। अब हम इसके हवाले से डिस्कस करते हैं। और बहरहाल a quick word about the leadership before I'm going to discuss about the substitutes and neutralizer and the servant theory of the leadership, कि जो लीडरशिप एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के अंदर भी है। कुछ आप स्टेटमेंट ये भी देखते हैं लीडरशिप इज डेड, और कुछ कॉन्टिजेंसी थ्योरिस्ट ये भी कहते हैं कि लीडरशिप की अब ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन बहरहाल ये एक बात है कि लीडर जो हैं उनके पास कुछ कंट्रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि उन कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसलिए ये कहना कि लीडर जो है उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही, ऐसा नहीं है। और क्योंकि उनका इवन कॉन्टिजेंट थ्योरिस्ट जो ये बात कहते हैं, वो उन कॉन्टिजेंट वेरिएबल्स पे भी उन लीडर का कंट्रोल होता है, जिनकी बुनियाद के ऊपर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। सो इसलिए हमें इन चीज़ों को देखने के हवाले से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू करना चाहिए कि लीडरशिप कहाँ जो है, लीडर जो है वो सब्स्टिट्यूट और न्यूट्रलाइज हो जाता है उनका रोल के हवाले से। सर कुछ जगह पे तो लीडरशिप का जैसे स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे कोई लीडर नहीं होता, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो लीड कर रहे होते हैं सारे। तो सर वो क्या लीडरशिप का होना जरूरी है, या ये चीज भी है कि अगर कोई क्या सूटेबल हो सकता है?
ये अच्छा आपने सवाल ये एक पूछा है, और अब इसी भी बात पे मैं आपसे अभी डिस्कशन करता हूँ कि ये कौन से ऐसे मौके हैं, कौन से ऐसे हालात हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन हैं जिसके दौरान लीडर का रोल जो है वो बड़ा मिनिमम हो जाता है, बल्कि लीडर का रोल सब्स्टिट्यूट हो जाता है, लीडर का रोल न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा, इसके हवाले से अगर हम ये देखें तो कुछ कॉन्टिजेंसी थ्योरिस्ट जो हैं, जिस तरह कैरन जेनर ने बहुत पहले ये कहा था कि कुछ सिचुएशनल वेरिएबल होते हैं, सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि लीडर के रोल को सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर एग्जांपल आप देखें कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने अभी टीम का कॉन्सेप्ट लिया, सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम, जिसको SMWT भी कहा जाता है, और जिसके अंदर SMW टीम के अंदर उनके पास फुल कंट्रोल होता है, उनके पास एक ऑटोनॉमी होती है, एक बहरहाल एक बाउंड्रीज के अंदर एक ऑटोनॉमी और कंट्रोल उनके पास होती है, और जो कि ईच टीम मेंबर है वो अपना एक रोल परफॉर्म कर रहा होता है। इस हवाले से डिसीजन मेकिंग के हवाले से भी, गोल सेटिंग के हवाले से भी, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के हवाले से भी। सो एक हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है उस टीम मेंबर के दौरान, उनकी इंटरडिपेंडेंस भी बहुत हाई होती है, उनकी सपोर्ट भी बहुत हाई होती है, और इस केस में लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल होता है या ट्रांजैक्शनल होता है, कुछ केस में लीडर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीम इस लेवल के ऊपर काम कर रही है, उनका लेवल ऑफ ट्रस्ट इस तरह का है कि वो डिसीजन मिलकर कर रहे हैं, म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। उस केस के अंदर लीडर की रोल की उस तरीके के साथ जरूरत नहीं रहती। और जिस तरह आप ये देखें कि अगर एक पर्सन है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस तरह हमारे प्रोफेसर्स को आप देख लें, अगर प्रोफेसर्स जो हाईली कॉम्पिटेंट हैं, एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, अपने काम को जानते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, उस केस के अंदर जो लीडर का रोल है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि जो कि कॉम्पिटेंसीज ऑफ ए पर्सन है वो इस लेवल पे हाई है जिसके अंदर लीडर के रोल की उस तरीके के साथ जरूरत नहीं रहती, क्योंकि लोग जो है वो खुद से काम की जिम्मेदारी लेकर काम को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। So for a team or individual जो कि equipped with the right resources and knowledge of what needs to be done and by when, a leader can be hindrance rather than benefit। मतलब अगर टीम या हेड अगर बार बार ऐसे मामला में इंटरफेयर, टीचिंग में इंटरफेयर नहीं करते वो, बल्कि इस मामले में फ्रीडम देते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं, अगर पर्सन क्वालिफाइड है और पर्सन अपने काम को जानता है, ताकि उस काम को डेवलप कर सकें। इवन पीपल विद, जिस तरह अगर लो प्रोफेशनल एफिलिएशन, स्किल लेवल और ऑटोनॉमी कैन बी मैनेज विदाउट लीडर। अगर उनकी जॉब बहुत हाईली आप स्ट्रक्चर्ड कर दें, फॉर्मलाइज कर दें, मतलब क्लरिकल जॉब्स हैं, आप उनको पता हो कि हमने क्या थिंग्स करनी है और उस काम के अंदर एक्सपर्टीज डेवलप हो जाए, तब भी लीडर का जो रोल है वहाँ मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि रूटीन सर जॉब के अंदर। आवाज ही नहीं आ रही। जी, अब आ रही है आपको बात मुझे मेरी? भी नहीं आवाज आ रही।